जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में जो हमारे यहाँ पर सरकारें हैं वह युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहती हैं, या आप कह सकते हैं कि वह युवाओं को किसी प्रकार की नौकरी क्यों नहीं देना चाहती हैं। चाहे आप बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की या फिर हम लोग राज्यों की सरकारों की बात करें, सभी के द्वारा युवाओं को यहाँ पर इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी कि इन सभी की मंशा यही होती है कि जो भी हमारे युवा हैं उनको किसी प्रकार से भटका करके हम लोग सरकारी नौकरी से उनको दूर रखें। तो मेरे हिसाब से ये जो भी सरकारें हैं या जो भी हमारे देश की विभिन्न पार्टियां हैं उनकी एक सोची समझी रणनीति है। और अभी मैं आपको वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों आखिर में ये जो सरकारें हैं वह हमारे युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप सभी को दिन में 11 बजे ट्विटर के ऊपर आ जाना है और कोशिश ये करनी है कि कम से कम 10 से 15 ट्वीट आपको जो भी पार्टिकुलर हैशटैग हैं उनको लेकर के जरूर करना है। तो यह एक बड़ा जन आंदोलन है जिसमें हमारे यूट्यूब के सारे जो शिक्षक हैं वह साथ में आए हैं और इसीलिए आपको भी इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करनी है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर में सरकारें जो हैं वह युवाओं को सरकारी नौकरी देने में इतना चिढ़ती क्यों है। तो पहले आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक हमारे देश में जो भी जनता है यानी कि जो भी एलिजिबल वोटर थे, इनकी संख्या है लगभग 91 करोड़ से ज़्यादा। इन सभी के लिए एक महीने के भीतर ये आसानी से चुनाव करवा लेते हैं। उसके बाद में लगभग 23 से 24 मई को इनका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि आप देखेंगे एक महीने में चुनाव होता है, उसके 4 से 5 दिन में ही पूरा रिजल्ट आ जाता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में सरकार के द्वारा शपथ ले लिया जाता है। यानी कि पूरे 1.5 महीने के प्रोसेस में पूरे भारत में आसानी से ये लोग चुनाव करवा लेते हैं। उसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश असेंबली का जो चुनाव हुआ था 2017 में, यहाँ पर चुनाव हुआ था 11 फरवरी से 8 मार्च तक। 403 पूरी सीटें हैं और लगभग यहाँ पर भी करोड़ों की संख्या में मतदाता थे जिन्होंने वोट दिया। उसके बाद में नई गवर्नमेंट चुनी गई और ये सारी जो प्रक्रिया है वह भी 1.5 महीने में ही पूरी कर ली गई। इसी प्रकार से अब हम लोग बात करते हैं सरकारी नौकरियों की। पिछले साल चुनाव के ठीक पहले एक लॉलीपॉप आया था। क्या आया था? एक लॉलीपॉप था आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी को लेकर के। सरकार ने यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके बारे में घोषणा की। यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखे गए। हालांकि ये भी कहा गया कि बाद में 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन आया था आपका 28 फरवरी को। यहाँ पर जो फॉर्म है उसको भरना 1 मार्च से शुरू हो गया था। लास्ट डेट था 31 मार्च। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कहा यह गया था कि जो एग्ज़ाम है वह अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि फरवरी में नोटिफिकेशन आया, मार्च में यहाँ पर फॉर्म फिल कर लिए गए थे लगभग, और उसके बाद में 4 से 5 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया कि इन 4 से 5 महीनों के बाद में एग्ज़ाम होंगे। बाद में इन सभी को टाल दिया गया और आज तक इन्होंने अभी तक एनटीपीसी के लिए कोई वेंडर भी नहीं नियुक्त किया है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी की। तो ये भी चुनाव के ठीक पहले आया था। 12 मार्च 2019 को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया और इसमें भी कहा गया था कि जो हमारा सीबीटी है उसको सितंबर अक्टूबर में करवा लिया जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर भी फीस थी 500 रुपये और इसमें भी लगभग करोड़ों छात्रों ने अप्लाई किया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, यानी कि ये एग्ज़ाम कब होगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2018 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है मई 2018 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाता है 5 मई को और उसके बाद में जो इस परीक्षा का तीसरा चरण है जिसे हम लोग टीयर 3 कहते हैं, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये आपका 29 दिसंबर को हो गया था। तो जो आपके गौरव सर हैं इंग्लिश वाले, उन्होंने भी टीयर 3 का रिजल्ट एग्ज़ाम दिया हुआ है और जो हमारे प्री और मेन से लेकर के टोटल मार्क मिले हैं उनमें गौरव सर को मिला है 540 मार्क। यानी कि लगभग इनका सिलेक्शन तय है।
लेकिन फिर भी अभी भी ये इसके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं वो तो आपके 1 से 1.5 महीने में ही कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो भी वैकेंसी है उनके बारे में, तो वे आपकी सालों साल कंप्लीट नहीं होती हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यूपी में हमारे एक आरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2016 का। 2016 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में फिर इसको टाला गया और फिर जा कर के ये एग्ज़ाम अब 2020 में प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं कि 2016 से लेकर के ये एग्ज़ाम पहुंच चुका है 2020 में और अभी भी इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही एक UPSSC की वैकेंसी आई थी, यानी कि जो गांव में हमारे सचिव होते हैं उनके लिए, उनका भी रिजल्ट आ चुका है लगभग 1 साल पहले। उसकी भी ज्वाइनिंग के बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह की न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें कई सारे युवाओं के द्वारा आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठाए गए। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि इस प्रकार के किसी भी गंभीर कदम को आपको यहाँ पर नहीं उठाना है। अब मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि आखिर में सरकारें यहाँ पर बेरोजगारों को क्यों रखना चाहती हैं। आखिर में सरकारें क्यों नहीं ये चाहती हैं कि हमारे देश का जो युवा हो वह शिक्षित हो। आपने देखा होगा कि जो हमारी सरकारें होती हैं उनके द्वारा चुनाव से पहले बड़े बड़े कैंपेन किए जाते हैं और जाहिर सी बात है इन सभी कैंपेन के लिए उन्हें ज़रूरत होती है भीड़ की। और आप ये भी देखेंगे कि जो भी कैंपेन में भीड़ होती है उनमें युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा युवा शिक्षित होगा, अगर उसके पास में रोज़गार होगा, तो इस प्रकार से युवाओं को इकट्ठा करना सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार क्या करती है कि 100 रुपये 200 रुपये दे करके, चाय दे करके, समोसा दे करके लाखों युवाओं को इकट्ठा करती है और अपनी जो भी पॉलिटिकल रैली होती हैं उनमें इन सभी को शामिल करती हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर वैकेंसी आती है और टाइम पे वो फिलअप हो जाती है, तो इससे दूसरों युवाओं को भी मोटिवेशन मिलता है कि क्यों ना हम भी इस प्रकार से तैयारी करके एक सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ें। लेकिन अगर सरकार यहाँ पर जो पुरानी वैकेंसी है उनको फिल नहीं करेगी तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होंगे जो कि अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देंगे और इस प्रकार से वह सभी एक असेट्स हो जाएंगे युवाओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उन सभी युवाओं का जैसे वह चाहें वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेन रीज़न यही होता है कि जो लोग हैं वह ज़्यादा शिक्षित ना होने पाएँ और इनको जितना ज़्यादा बेरोज़गार रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा सरकारों के लिए बेहतर होगा। और जब से हमारे इंटरनेट का समय आ गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर 4G आ गया है, उस दौरान लगभग 1.5 GB रोज डाटा मिल जाता है, तो युवा भी हमारे खुश हो जाते हैं। दिन भर वे 1.5 GB डेटा अपना यूज़ करते हैं और इसी दौरान उनको बेरोज़गारी का भी एहसास नहीं होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ये बड़ा जन आंदोलन है उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करें। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा कुछ अन्य परीक्षाओं के बारे में जिनके बारे में मुझे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके द्वारा मैसेज भेजे गए हैं। तो उन सभी के मैसेजों के साथ में अगले वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।